और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही है। उत्तराखंड विजिलेंस ने गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी है। करोड़ों के घोटाले के आरोप में यहां गिरफ्तारी हो सकती है। बड़ी खबर मिल रही है, आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। उत्तराखंड विजिलेंस ने अधिकारियों को गिरफ्तार करने के लिए अनुमति यहां पर मांगी है। करोड़ों के घोटाले के आरोप में गिरफ्तारी यहां पर हो सकती है। इन पर करोड़ों के घोटाले करने का आरोप लगा है और इसी को लेकर के उत्तराखंड विजिलेंस ने गिरफ्तार करने की अनुमति मांगी है। तो आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अधिकारियों की मुश्किलें बढ़ने जा रही हैं। उत्तराखंड विजिलेंस की तरफ से इन्हें गिरफ्तार करने के लिए परमिशन मांगी गई है। बागेश्वर में हाईकोर्ट के आदेश पर कोर्ट कमिश्नर ने देवली गांव में खड़िया खनन क्षेत्र का निरीक्षण किया। देवली गांव के एक गुट ने गांव में चल रही खड़िया खान से उनके खेतों को नुकसान होने का आरोप लगाया है। मामला लंबे समय से हाईकोर्ट में चल रखा है। याचिकाकर्ताओं की ओर से नियुक्त प्रतिनिधि नरेश चंद्र भट्ट ने हाईकोर्ट में खेतों को हुए नुकसान की जांच की गुहार लगाई थी। याचिकाकर्ता की अपील पर हाईकोर्ट ने जांच के लिए अधिवक्ता प्रियंका अग्रवाल को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त कर जांच की जिम्मेदारी सौंपी। हमारे मंदिरों में दरारें आ गई हैं, मकानों में दरारें आ गई हैं, मकानों के नीचे जो है ना खनन हो रहा है और खनन जब स्टार्ट होता है तो उसका पता नहीं चलता कहाँ, और कोई इसकी लिमिट नहीं है कि 50 मीटर 100 मीटर तक खनन होगा। इसका कोई चेकअप नहीं है और इसमें क्या है कि कुछ बैड एलिमेंट भी हैं जिन अगर हम जाते हैं तो वो हमसे गाली गलौज करते हैं और मतलब जान से मारने तक की हमें धमकी देते हैं। डेली समाचार पत्रों में आ रहा है उत्तराखंड के जगह जगह जहाँ खनन हो रहा है उसका असर 1 साल 2 साल 3 साल बाद बरसातों के बाद असर पड़ रहा है। अगर हम नीचे ज़मीन खोदेंगे तो ऊपर की ज़मीन तो अब बट नेचुरल नीचे आएगी, तो वो आ रही है और जगह जगह आजकल हर समाचार पत्रों में पढ़ने में आ रहा है वो ऐसा हो भी रहा है। तो कल को भविष्य में हमारे गाँव में भी ऐसा न हो जाए, ये खतरा हमको लगता है। आपत्तिकर्ताओं में 29 लोग हैं जिन्होंने आपत्ति दर्ज की हुई है और जिनके नाम ज़मीन दर्ज है। और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है हरिद्वार से। हरिद्वार में 20,000 की रिश्वत लेते दारोगा को रंगे हाथों पकड़ा गया है। विजिलेंस ने इंद्रजीत सिंह राणा को रिश्वत लेते पकड़ा है। धोखाधड़ी मामले में जांच कर रहा था दारोगा। 41 सीआरपीसी का नोटिस तामील कराने के नाम पर 20,000 मांगे थे। देहरादून से आई विजिलेंस ने दारोगा को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा है। देर रात तक ज्वालापुर कोतवाली में विजिलेंस ने दारोगा से पूछताछ की है। ज्वालापुर कोतवाली में तैनात था इंद्रजीत सिंह राणा। अब इसने यहाँ पे रंगे हाथों रिश्वत लेते हुए पकड़ा है टीम ने। यूपी में माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद उत्तराखंड में हाई अलर्ट देखा जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सुरक्षा घेरे को और मजबूत किए जाने के इंटेलिजेंस की तरफ से सुझाव दिए गए हैं, रिपोर्ट दी गई है। इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में सीएम ऑफिस को भेज दी है और उसमें कहा गया है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा को बढ़ा दिया जाए। तो यूपी में माफिया ब्रदर्स की हत्या के बाद उत्तराखंड में अलर्ट देखा जा रहा है। प्रदेश भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। पुलिस फोर्स तैनात है। सीएम पुष्कर सिंह धामी की सुरक्षा यहाँ पर बढ़ा दी गई है। सुरक्षा घेरा को और मजबूत किए जाने के लिए इंटेलिजेंस की तरफ से रिपोर्ट भी दी गई है, एक सुझाव भी दिया गया है और इस रिपोर्ट को सीएम ऑफिस भेज दिया गया है। प्रयागराज में जिस तरीके से अतीक अहमद की हत्या की गई, उसके भाई की हत्या की गई, उसके बाद अब उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया है। खुफिया एजेंसी की बात को अब नजरअंदाज करना उचित नहीं है और जिस कड़ाई के साथ उत्तराखंड के अंदर जो भू माफिया थे जिनको लैंड जिहाद के नाम पर ज़मीन घेरने का एक नेचर बन गया था, जबरन धर्मांतरण का जो नेचर बन गया था, उस पर हो सकता है कि खुफिया रिपोर्ट ने उसको एक संज्ञान में लेते हुए ये गाइडलाइन सरकार को दी है। और क्योंकि हम भी स्वयं मुख्यमंत्री जी के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और स्वाभाविक रूप से उनको खुफिया एजेंसी की सारी बातों को भी ध्यान में रखते हुए अपने जो इर्द गिर्द जो वातावरण है उसको सुरक्षा घेरे में जरूर रखना होगा। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विनोद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड में भी देखा जा रहा है अलर्ट जारी कर दिया गया है, सुरक्षा व्यवस्था कैसे बढ़ाई गई है सीएम धामी की? बिल्कुल, देखिए सोनिका, वैसे पूरे राज्य के जो जनपद हैं जो सीमाओं से लगे हुए हैं उन पर पूरी तरह से निगरानी और अलर्ट कर दिया गया है और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो सुरक्षा है वर्तमान में उसको सख्त कर दिया गया है। यानी कड़ी सुरक्षा का जो घेरा होगा वो अब मुख्यमंत्री की सुरक्षा के दौरान देखने को मिल सकता है। आज हाई लेवल की बैठक पुलिस मुख्यालय में हुई जिसमें डीजीपी और इंटेलिजेंस के तमाम बड़े अधिकारी शामिल हुए और जिस तरह से मुख्यमंत्री के कार्यक्रम प्रस्तावित होते हैं उसमें भी जो सत्यापन इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी लोगों का करेंगे वही लोग मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उसके बाद में अन्य जो
जो अलग कार्यक्रम है, खासतौर पर इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट ने एक सुझाव जारी किया है कि अधिक से अधिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल ना हो और नजरअंदाज हो सके, कोई कार्यक्रम नजरअंदाज करने की भी कोशिश करे। लेकिन जिस तरह से प्रयागराज की घटना हुई है, अतीक पर की जो जिस तरह से हत्या कर दी गई है, उसको लेकर भी उत्तराखंड में अलर्ट कर दिया गया है। और खासतौर पर मुख्यमंत्री की जो सुरक्षा अब तक देखने को मिलती थी, उसमें और कड़ी से सख्ती से पालन यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और जो मुख्यमंत्री का घेरा है, उसमें कहीं ना कहीं और सख्ती अधिकारियों की तरफ से बढ़ती जाएगी। और जितने भी लोग कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री से मिलते हैं, पहले इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के लोग उनको वेरीफाई करेंगे, आखिरकार कौन कौन लोग हैं, क्या उनका रिकॉर्ड रहा है। तो तमाम चीजों को लेकर, मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर आज शासन स्तर पर और पुलिस मुख्यालय स्तर पर आज बैठक जारी है, जिसमें डीजीपी की अध्यक्षता में तमाम जितने इंटेलिजेंस ऑफिसर थे उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। चाहे बाहरी लोगों का सत्यापन हो या फिर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में जो लोग मुख्यमंत्री से मिलते हैं, अपनी फरियाद वो जाहिर करते हैं, उनको बिल्कुल, यानी कि पूरे राज्य में यहाँ पर चौकसी पुलिस की तरफ से बढ़ा दी गई है। बहुत शुक्रिया विनोद, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने का। उत्तराखंड कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। हाल ही में हुई कांग्रेस के बड़े नेताओं की बयानबाजी से एक बार फिर पार्टी के अंदरूनी कलह सामने आ गई है और यही वजह है कि कांग्रेस हाईकमान ने पीएल पुनिया को पर्यवेक्षक नियुक्त कर देहरादून भेजा है। इसी दौरान पीएल पुनिया ने कांग्रेस नेताओं के साथ 1-to-1 बातचीत की है। आपको बता दें, कांग्रेस विधायक प्रीतम सिंह और प्रभारी देवेंद्र यादव के बीच बयानबाजी के बाद मामला गरमाया हुआ है। मामला हाईकमान के पास तक पहुंच गया है और पर्यवेक्षक बना करके यहाँ पर पीएल पुनिया को देहरादून भेजा गया है। उत्तराखंड के आज के हालात पे चर्चा करने के लिए वो आए हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी मर्डर केस में बीजेपी का मिसहैंडलिंग हो, चाहे वो 80 करोड़ हिंदुओं की आस्था का केंद्र जो जोशीमठ है उसके संग जो व्यवहार हुआ है वो हो, चाहे वो भर्ती घोटाले हों, इन सब विषयों पर भी वो बातचीत कर रहे हैं। और साथ में वो बातचीत कर रहे हैं हमारे नेताओं से जो पार्टी के अंदरूनी विषय हैं, उन सब पर वो चर्चा कर रहे हैं। और कल वो यहाँ से निकलेंगे और हाईकमान को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। मैंने ना पहले कभी कुछ कहा नियुक्ति को लेकर के, ना मैं अब कहा और ना मैं भविष्य में कहूँगा। जो प्रदेश अध्यक्ष है वो अपनी सुविधा अनुसार जो है संगठन बनाता है और उसको चलाता है। चिंता आपने गढ़वाल मैं कभी मैं अगर आपने मेरे आज तक के बयानों को देखा होगा तो मैंने आज तक के बयानों में कभी भी इस तरीके की बात नहीं कही है। गढ़वाल कुमाऊं 2 मंडलों का राज्य है, हम सब लोग मिलकर के कांग्रेस को मजबूत करने का काम। उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी चल रही है और ऐसे में इसको लेकर के महेंद्र भट्ट ने उनकी तरफ से भी बयान दिया गया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी भी आ जाए तो भी ये पूरा मामला शांत नहीं करा सकते हैं। महेंद्र भट्ट की तरफ से ये बयान देखने को मिला है। उत्तराखंड कांग्रेस में अंतर्कलह जिस तरीके से चल रही है, गुटबाजी देखने को मिल रही है, अब इस पर ये महेंद्र भट्ट का बयान। उन्होंने कहा राहुल गांधी भी आ जाए तो भी इस पूरे मामले को, इस घमासान को शांत नहीं करा सकते। कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व जो है वो एक प्रकार से कांग्रेस के लिए अभिशाप बन गया। और एक, क्योंकि हम तो मुख्य विपक्षी दल से बहुत अपेक्षाएं करते थे कि प्रदेश की जो आंतरिक समस्याएं, बहुत से विषय हैं जो प्रत्यक्ष रूप से जिसको मुद्दा बनाना विपक्ष का काम रहता है, उन पर वो एक प्रकार से अपने काम को करने में असफल हुए हैं। और जब कोई दल असफल होता है तो आंतरिक द्वंद्व खड़ा होता है और आंतरिक द्वंद्व व्यक्तिगत द्वंद्व में बदल गया है। और हम तो अपेक्षा करेंगे कि द्वंद्व समाप्त हो और अपने जो लोकतांत्रिक मर्यादा है, लोकतंत्र का जो उनको दायित्व मिला है उस दायित्व को प्रवाह करें। लेकिन कांग्रेस का आंतरिक द्वंद्व समाप्त होने वाला नहीं है, चाहे राहुल गांधी स्वयं पर्यवेक्षक बन के क्यों ना आ जाए। चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में इस बार भी चारधाम यात्रा में नया रिकॉर्ड बन सकता है। मई और जून तक की ऑनलाइन बुकिंग फुल हो चुकी है। अब तक 15 लाख के करीब श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। ऐसे में अगर संख्या बढ़ी तो ये सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती भी रहने वाली है। नया रिकॉर्ड तो बन सकता है चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या का, लेकिन अगर संख्या ज्यादा बढ़ गई तो सरकार के सामने बड़ी चुनौती भी रहने वाली है।
उत्तराखंड में चारधाम यात्रा का काउंटडाउन शुरू हो गया है। यात्रा शुरू होने में अब 5 दिन का वक्त बचा है। 22 अप्रैल से उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अगर उत्साह की बात की जाए, जो तीर्थयात्री उत्तराखंड आने जा रहे हैं, उनके उत्साह की बात की जाए तो तकरीबन 15 लाख के करीब जो श्रद्धालु हैं वो दर्शन के लिए रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। आप देखेंगे तो देखिए जो डेटा है कॉल सेंटर की जो वेबसाइट है उस पर 15,04,409 लोग अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा डेटा है यात्रा शुरू होने से पहले, और ये भी माना जा रहा है कि जब यात्रा सीजन की शुरुआत होगी उस वक्त ये आंकड़ा लगातार बढ़ेगा। कॉल सेंटर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, जो पर्यटन विकास परिषद का कॉल सेंटर है जहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। और आप देखेंगे तो तमाम जो वर्कर्स हैं वो लगातार दिन रात यहाँ पर जो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया है उसमें जद्दोजहद में लगे रहते हैं। यात्रियों को समझाते हैं कि किस तरह से रजिस्ट्रेशन किया जाना है, क्या प्रक्रिया है, क्योंकि इस बार 3 माध्यम पर्यटन विकास परिषद ने तय किए हैं। एक वेबसाइट के जरिए प्रदीप चौहान जी हैं। चौहान जी, किस तरह की प्रक्रिया है और कितना रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ? देखिए, इस बार जो टूरिज्म विभाग द्वारा 4 प्रकार से पंजीकरण कराया जा रहा है। पहला जो हमारा ऑनलाइन वेब पोर्टल है उसके द्वारा किया जाता है। दूसरा व्हाट्सअप के माध्यम से भी इस बार हो रहा है, और एक मोबाइल ऐप है हमारा टूरिस्ट केयर करके, उसके माध्यम से भी आप मोबाइल से कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन। इसके साथ साथ इस बार टेलीफोनिक रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दिया है कि जो लोग नहीं कर पाते रजिस्ट्रेशन, जिनको ऑनलाइन का जो प्रक्रिया समझ नहीं आती, तो वो लोग अपने मतलब जो आवश्यक जो उनके दस्तावेज उनको जो है मेल या व्हाट्सएप के माध्यम से मंगाया जाता है, और उनका रजिस्ट्रेशन हम टेलीफोनिक कर देते हैं। लेकिन उन लोगों को जो टेलीफोनिक जो रजिस्ट्रेशन होंगे, उन लोगों को जो हमारे ये काउंटर लगे होंगे, ऑफलाइन काउंटर, वहाँ पर जा करके उनको जाना पड़ेगा। वहाँ पे उनको एक बैंड मिलेगा और उस बैंड पे QR कोड होगा जिसको स्कैन किया जाएगा, जो सत्यापन केंद्र होंगे हमारे। जी, 22 अप्रैल का जब चारधाम यात्रा शुरू होगी और उत्तराखंड में जो तमाम श्रद्धालु हैं वो जो इंतजार कर रहे हैं कपाट खोलने का, इंतजार खत्म होगा। तो तब देखना होगा कि कैसे सरकार मैनेजमेंट करती है और किस तरह से यहाँ पर श्रद्धालुओं को सुविधा मिल पाती है। देहरादून से अपने सहयोगी मनवर रावत के साथ पंकज राणा, ABP गंगा। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू ने शनिवार को रुद्रप्रयाग पहुंचकर यात्रा की तैयारियों का निरीक्षण किया था। यात्रा शुरू होने में कम ही दिन बचे हैं, मगर अभी भी केदारनाथ यात्रा की तैयारियां अधूरी हैं। केदारनाथ धाम, जहां साक्षात भगवान शंकर विराजते हैं। ये भगवान शंकर का ऐसा धाम है जिसे लेकर हिंदू अनुयायियों के मन में गहरी आस्था है। केदारनाथ धाम देश के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसलिए हिंदू धर्म में इसका खास महत्व है। 25 अप्रैल से केदारनाथ धाम की यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू शनिवार को रुद्रप्रयाग पहुंचे थे और अधिकारियों के साथ यात्रा की तैयारियों पर मंथन किया। विस्तृत बैठक की जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ, जिसमें DM, SDO बाकी भी अधिकारी उपस्थित थे। चारधाम की यात्रा की तैयारियां और जो वहां निर्माण हो रहा है उसकी तैयारियां, क्योंकि इस बार मार्च में बर्फ़ ज़्यादा पड़ी है पिछले सालों के मुकाबले, तो थोड़ा सा विलम्ब है, उसको कैसे हम कैचअप कर सकें, और ये सारी विस्तृत विचार विमर्श हुआ। और जो जो शासन स्तर पर निर्णयों की आवश्यकता है वो भी DM साहब ने बताया, वो हम निर्णय ले लेंगे। प्रशासन की दलील है कि इस बार केदारनाथ धाम में मार्च में हुई बर्फबारी की वजह से तैयारियों में समय कम मिल पाया है, जिस वजह से केदारनाथ यात्रा से जुड़े तमाम काम अभी अधूरे पड़े हुए हैं। अब आपको बताते हैं कि यात्रा शुरू होने से पहले प्रशासन को क्या क्या जरूरी काम करने होते हैं। यात्रा मार्ग पर जरूरी सुविधाएं जैसे टॉयलेट का निर्माण करना होता है। स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टरों की टीमें तैनात करनी पड़ती हैं। बीमार यात्रियों को फौरन अस्पताल पहुंचाने के लिए क्विक रेस्पॉन्स टीम तैनात करनी पड़ती है। इसके साथ ही पैदल मार्ग पर पानी की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था जैसे जरूरी काम करने पड़ते हैं। उधर केदारनाथ धाम में यात्रियों के ठहरने के लिए टेंट लगाए जाते हैं। खाने पीने की सामग्री पहुंचाई जाती है। 6 महीने से बंद पड़े होटल और धर्मशालाओं को खोला जाता है ताकि यात्री इनमें रुक पाएं। स्वास्थ्य जांच के लिए डॉक्टरों की टीम तैनात की जाती है, मगर ये तमाम काम अभी तक अधूरे ही नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच रुद्रप्रयाग के DM को लगता है कि सभी काम वक्त पर पूरे हो जाएंगे। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल को खुलेंगे और उसके क्रम में सभी डिपार्टमेंट्स के द्वारा जो जो आवश्यक सुविधाएं देनी है उसके बारे में कार्य किया जा रहा है।
हमारे द्वारा जो NH है, रोड है, उसको ठीक किया जा रहा है, ट्रैक मार्क रिपेयर किया जा रहा है, ऊपर टेंट कॉलोनी का निर्माण किया जा रहा है, साथ ही पेयजल, बिजली, शौचालय आदि के लिए भी हम लोग सफिशिएंट हमारी जो टीम्स है वो कार्य कर रही है। मार्च में और अभी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में काफ़ी बर्फबारी हुई है केदारनाथ धाम में, परंतु अभी भी कई जगह 1 से 1.5 फीट बर्फ जमा है, तो हमारा रास्ता केदारनाथ धाम तक का खुल चुका है, आवागमन शुरू हो चुका है और शीघ्र ही सभी व्यवस्थाएं यात्रा से पूर्व हमारी सुचारू कर दी। समय कम बचा है, ऐसे में सवाल ये है कि यात्रा से जुड़े तमाम काम वक्त पर पूरे कैसे होंगे। इस बार केदारनाथ यात्रा पर वैसे ही तीर्थ यात्रियों का रुझान काफी है। अभी तक 5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु केदारनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। जिस तरह की तैयारियां हैं, उससे आशंका है कि इस बार भी केदारनाथ यात्रा की शुरुआत अधूरी तैयारियों में ही होगी। ABP गंगा के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है, जिसके लिए तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मगर इस बार यात्रा के लिए कुछ नए नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना जरूरी है। कैसी होगी इस बार की चारधाम यात्रा, इसके लिए देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड के चारधाम, मान्यता है कि जिसने चारधाम के दर्शन कर लिए उसके मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। यात्रा की तैयारियां आखिरी चरण में हैं, मगर इस बार चारधाम यात्रा पर कुछ बदलाव किए गए हैं। ऐसे में यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों को ये जानना जरूरी है कि उनके लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं। चारधाम यात्रा पर आने वाले तीर्थ यात्रियों का अपना रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। सरकार ने इसके लिए हालांकि उत्तराखंड के स्थानीय लोगों को छूट दी है। स्थानीय लोग बिना पंजीकरण के चारधाम यात्रा के दर्शन कर सकते हैं। पैदल मार्ग पर यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों को अपना स्वास्थ्य से जुड़ा फिटनेस प्रमाण पत्र दिखाना होगा। इस फिटनेस प्रमाण पत्र में लिखा होना चाहिए कि यात्री पैदल यात्रा करने के लिए फिट है। तीर्थ यात्री पंजीकरण के हिसाब से निर्धारित तारीख को ही यात्रा कर पाएंगे। इस बार घोड़ा खच्चर संचालकों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। घोड़ा खच्चर चालकों को ID कार्ड इशू किए जाएंगे, जिसे यात्रा के दौरान तीर्थ यात्री के पास जमा कराना होगा। बीमार जानवर से तीर्थ यात्री को लेकर जाने पर सख्त मनाही है। चारधाम यात्रा के लिए अब तक 13 लाख के करीब यात्रियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री धामी का कहना है कि सभी यात्रियों के लिए दर्शन की व्यवस्था की गई है। चारधाम यात्रा हमारी प्रारंभ होने वाली है। सभी का सहयोग उसमें अपेक्षित है कि यात्रा, क्योंकि एक हम लोगों के लिए बड़ी चुनौती होती है और हर साल आने वाले यात्रियों की संख्या बढ़ रही है। अभी तक 13 लाख यात्रियों ने अभी तक अपना पंजीकरण करवा लिया है और हमने कहा है कि जो भी यात्री उत्तराखंड पहुंचेंगे सभी को दर्शन करने का मौका मिलेगा, हम दर्शन करवाएंगे। और ये जो गाइडलाइन है उस पर भी हम लोगों ने दोबारा पुनर्विचार हम कर रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को आसानी से दर्शन होए। 22 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही चारधाम यात्रा का आगाज हो जाएगा। सरकार की कोशिश है कि चारधाम यात्रा व्यवस्थित तरीके से चले ताकि यात्री सुखद अनुभव के साथ अपने घर लौटें। ABP गंगा के लिए देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। उधर उत्तरकाशी गंगोत्री यमुनोत्री धाम की यात्रा की तैयारियां चल रही हैं। 100 किलोमीटर की बदहाल सड़क पर BRO सिर्फ खाना पूर्ति करता हुआ यहां नजर आ रहा है। दरअसल सड़क में बने गड्ढों को मिट्टी डालकर भरा जा रहा है। ऐसे में सवाल ये है कि ये सड़क कितने दिन टिक पाएगी। इस बारे में जब BRO से पूछा गया तो वो बजट का रोना रो रहे हैं। 22 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि इन अधूरी तैयारियों में यात्रा कैसे चलेगी। दरअसल रुड़की के भगवानपुर में औद्योगिक क्षेत्र की फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल से किसान परेशान हैं। पीड़ित किसानों का कहना है कि इस केमिकल की वजह से उनकी खेती की जमीन बंजर होती जा रही है। जमीन बंजर हो रही है। कई साल में उसमें फसल का एक दाना तक नहीं उग रहा है। किसान परेशान है, आखिरकार किससे गुहार लगाएं। ये तस्वीरें रुड़की के भगवानपुर इलाके की हैं।
किसानों का कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल से उनकी खेती की जमीन बंजर हो गई है। अब इसमें कोई फसल नहीं उग पा रही है। जमीन जब बंजर पड़ रहा है तो बताओ फसल कैसे हो जाएगी सर इसमें, जब इसमें केमिकल आ रहा है सारा। बताओ मैं 5-6 साल तक पीड़ित हूँ। अच्छा इसमें जब जमीन ही बंजर होगी तो फसल कैसे हो जाएगी। बाकी मेरी ज़मीन बच रही सारी, मैं देखो फसल खड़ी नहीं खड़ी। पिछले 5 साल में खेत में कोई पैदावार नहीं हो रही है। किसान इस मामले में मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर अधिकारी तक गुहार लगा चुका है, मगर अधिकारी कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। अधिकारी सिर्फ लीपापोती में लगे। मेरे संज्ञान में पहली बार आ रहा है। यदि इस तरह का कोई मामला है तो जरूर अवश्य हम लोग अगले हफ्ते इस हफ्ते को देखेंगे और इसके नियंत्रण जो भी कार्रवाई हो वो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसानों को आशंका है कि फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल में कोई हानिकारक तत्व है, जिससे इनकी खेती की जमीन बंजर होती जा रही है। किसान मांग कर रहे हैं कि प्रशासन को फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, साथ ही उनके नुकसान की भरपाई के लिए मुआवजा भी मिलना चाहिए। एबीपी गंगा के लिए रुड़की से विनीत त्यागी की रिपोर्ट। धारचूला में टनकपुर तवाघाट एनएच के चौड़ीकरण के दौरान लापरवाही हो रही है। विधायक हरीश धामी का आरोप है कि सड़क को चौड़ा करने का काम कर रही कंपनी मनमानी कर रही है। सड़क निर्माण कर रही कंपनी कंट्रोल ब्लास्टिंग के नाम पर हैवी ब्लास्टिंग कर रही है, जिससे आने वाले समय में बड़ा नुकसान हो सकता है। सड़क को चौड़ा करने का काम हिलवेज कंपनी कर रही है। इतना ही नहीं, कंपनी की मशीनें जगह जगह रोड किनारे पर खड़ी है, जिससे आवाजाही में परेशानी हो रही है। जो हिलवेज कंपनी के द्वारा काम किया जा रहा है, तमाम नियमों को जो है ताक में रख के किया जा रहा है। अनियमितताएं बहुत हैं। धारचूला अपने आप में 5 जोन में है और काफ़ी सेंसिटिव एरिया है। आप देखें आए दिन आपदा आती है और यहाँ पे कंट्रोल ब्लास्ट होना चाहिए या फिर रॉक ब्रेकर से कटिंग होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ तमाम जगह आरओसी मशीन से कटिंग की जा रही है, बड़े हैवी ब्लास्ट किया जा रहा है। दूसरा, जहाँ देखो वहाँ मलबा डाला गया है। और जहाँ पर क्रेशर की बात आप कह रहे हैं तो क्रेशर प्लांट पे मेरे ख्याल से 2.5 मीटर की भी सड़क नहीं बची। ऐसी थी, हम तो बहुत टाइम से रोक रहे थे हिलवेज की गाड़ियों को और कई बार रोका हुआ है। कई बार ड्राइवर से बोला हुआ है कि भैया पानी डालो को संभालो, आपका जितना भी मलबा आ रहा है वो रोड में गिर रहा है, कभी डामर गिर रहा है, कभी इनके कंकड़ गिर रहे हैं उसमें, उसको बार बार हम सफाई कर रहे हैं। और इनके स्पीड इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम इनको कितनी बार बोल चुके हैं कि स्पीड में थोड़ा कंट्रोल करो। गाँव वाले आबादी वाले क्षेत्रों में ये स्पीड में जा रहे हैं, बिना हॉर्न के, बिना नंबर प्लेटों के। किसको रोक भी लेंगे तो किसको रोकेंगे ये नहीं पता है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।